नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईरान के चाबहार बंदरगाह की, क्योंकि ये बंदरगाह पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में भारत और ईरान ने इस बंदरगाह को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब से भारत इस बंदरगाह का 10 वर्षों तक संचालन करेगा, प्रबंधन करेगा, इसका उपयोग करेगा। इसी कारण से इस अनुबंध को लेकर वैश्विक स्तर पे इस बंदरगाह की और इस अनुबंध की चर्चाएं होने लगी है। यही नहीं, इस अनुबंध को लेकर विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं, जिसमें अमेरिका की प्रतिक्रिया सबसे तीखी रही है। जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि कहीं इस अनुबंध के कारण भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो खराब ना हो जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में कहीं ये अनुबंध खटाई में न पड़ जाए। लेकिन भारत पूरी तरह से आश्वस्त है, और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने इस संदर्भ में एक वक्तव्य भी जारी किया और ये कहा है कि हम अमेरिका को पूरी तरह से आश्वस्त कर लेंगे कि भारत ने जो ये एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया है, इसका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से विकास आधारित है, और इसका जो लाभ होगा वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों और देशों को होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा वो अफगानिस्तान को होगा। अफगानिस्तान में चल रही विभिन्न विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनको गति देने में होगा, जिनमें पहले से ही अमेरिका संलग्न है। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा मामला है जिसके कारण से इस बंदरगाह की चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ के लोकेशन में भी सबसे पहली बात क्या है कि हमें ये देखना है कि आखिर ये जो चाबहार बंदरगाह है ये कहाँ पर है। तो पहले हमने बात किया है कि ये ईरान का चाबहार बंदरगाह है, और जो ईरान है ये पश्चिम एशिया का देश है। अगर ईरान की बात करें तो ये पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इससे बड़ा केवल सऊदी अरब है। और यहीं पर ईरान के अगर दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर ये ईरान का क्या है कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है। तो इसी प्रांत में ईरान के दक्षिण पूरब में यहाँ पर ओमान की खाड़ी के तट पे ये बंदरगाह हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका लोकेशन हो गया। ये बड़ा सा बंदरगाह है, इसी कारण से ईरान ने इस बंदरगाह के दो पार्ट किए हैं। पहला जो है वो शाहिद कलंतरी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो शाहिद बेहस्ती है। दूसरे पार्ट को लेकर ही मूल रूप से ये एग्रीमेंट हुआ है। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर इस बंदरगाह का विकास कब हुआ, तो सबसे पहली बार अगर हम देखें तो वर्ष 1983 में ईरान के साथ है उन्होंने इस बंदरगाह के विकास को लेकर एक प्रस्ताव वहाँ पर रखा, जिसके बाद से इसका विकास कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन बाद में जब ईरान में क्रांति हो गई, इस कारण से इसका जो विकास था वो स्लो हो गया। लेकिन जब वर्ष 1983 में ईरान और इराक के बीच में युद्ध छिड़ गया, उस दौरान ईरान को ये महसूस हुआ कि ईरान के जो अधिकांश बंदरगाह हैं वो क्या है कि इधर जो पर्शियन गल्फ है, जो फारस की खाड़ी है, उसके तट पे हैं। इस कारण से उनकी जो अवस्थिति है वो इराक के पास है। इस कारण से ईरान को ये भय हुआ कि कहीं इराक उसके इन बंदरगाहों को क्षतिग्रस्त कर देता है तो ईरान पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसी दौरान ईरान को ये महसूस हुआ कि यदि उसका चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव होता तो वो क्या कर सकता है कि इस बंदरगाह का उपयोग इन विषम परिस्थितियों में कर सकता है। तो मूल रूप से ईरान ने वर्ष 1983 के बाद इस बंदरगाह के विकास कार्य को तेजी से प्रारंभ किया। तो ये हमने देख लिया। इसमें भी अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें कि भारत ने इस बंदरगाह को लेकर मजबूत पहल कब शुरू की, तो सबसे जो मजबूत या महत्वपूर्ण पहल थी वो वर्ष 2003 में दिल्ली घोषणा के अंतर्गत थी, जिसमें भारत और ईरान दोनों के बीच में इस बंदरगाह को विकसित करने को लेकर एक सहमति व्यक्त की गई। लेकिन ईरान पर अलग अलग प्रतिबंधों के दबाव में ये कार्य आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन आने वाले समय में वर्ष 2015 में दोनों देशों के बीच में इस बंदरगाह को लेकर, इसके विकास को लेकर कह सकते हैं कि एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ, जिसके अगले क्रम में वर्ष 2016 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी ईरान की यात्रा हुई, और इसी यात्रा के दौरान इस बंदरगाह को विकसित करने को लेकर दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता साइन हुआ। जिसके अगले क्रम में अभी हाल ही में अब ये कहा गया है, दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें क्या है कि भारत अब इस बंदरगाह का 10 वर्षों तक संचालन करेगा, प्रबंधन करेगा, उपयोग करेगा, और इस कारण से दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो मिलकर इसको विकसित करेंगी, संचालित करेंगी और इसको चलाएंगी। तो ये भारत के संदर्भ में पूरा मामला है।
दूसरी जो बात है कि भारत इस बंदरगाह को मुख्य रूप से क्या है कि एक गलियारे कह सकते हैं कि एक व्यापार गलियारे के रूप में भी विकसित कर रहा है। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर क्या है कि भारत का ये उद्देश्य है कि जब हम चाबहार बंदरगाह पहुँचे तो यहाँ से क्या है कि हमें अफगानिस्तान के क्षेत्र में जाने के लिए एक गलियारा होना चाहिए और इसको विकसित भी किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले से ही एक गलियारा विकसित हो चुका है लगभग 1380 किलोमीटर का, और फिर आगे भी कार्य प्रगति पे है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वर्ष 2000 में भारत, ईरान और रूस ने मिलकर एक व्यापारिक गलियारे को विकसित करने पर भी एक सहमति व्यक्त हुई, जिसको क्या बोला जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST। तो ये कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और ये 3 देशों के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें तो यह एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग होगा, जिसके द्वारा क्या है कि इधर से हिंद महासागर, फिर इधर आएंगे तो ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, और यहाँ से क्या है कि इधर होते हुए मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, और फिर क्या है कि रसिया तक, पिट्सबर्ग तक आएंगे, और फिर यहाँ से यूरोप को इस मार्ग से, इस व्यापारिक गलियारे से जोड़ा जा सकता है। इसका भारत को सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्र में जो संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जो देश है, उनके साथ भारत के जो संबंध होंगे वो विकसित हो जाएंगे। तो भारत दूरदृष्टि से देखें तो इस चाबहार बंदरगाह को एक व्यापारिक गलियारे के रूप में भी विकसित कर रहा है। तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा क्षेत्र है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर अगर प्रश्न पूछता है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर भारत, ईरान और रूस विकसित कर रहे हैं, इस पे जो अलग अलग महत्वपूर्ण सिटी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे या फिर कहें कि जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको चाबहार बंदरगाह देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर बंदर अब्बास बंदरगाह, फिर इधर आएंगे तो तेहरान राजधानी देखने को मिलेगी, आगे बढ़ेंगे तो बाकू, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे जो प्लेसेस हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि भारत के लिए इस बंदरगाह के कौन से लाभ हैं, कौन से महत्व हैं, तो बहुत सारे महत्व हैं और उन्हीं महत्वों को ध्यान में रखते हुए भारत इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व है वो है कि अब भारत को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के क्षेत्र में जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों के साथ जो भारत के संबंध होंगे वो पहले से मजबूत होंगे, और यहाँ पर जो भी संसाधन क्षेत्र है, जैसे ईरान की बात करें तो ईरान पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस का एक समृद्ध क्षेत्र है। तो वहाँ से क्या है कि भारत को जो ऊर्जा संबंधित जो स्रोत हैं, जो संसाधन है वो प्राप्त हो सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो भारत में ऊर्जा संकट की समस्या है उसको ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भारत बदल सकता है। यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में अगर बात करें तो इधर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, फिर अरब सागर, ओमान की खाड़ी, इधर पर्शियन गल्फ, यहाँ तक क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत की जो स्थिति होगी वो पहले से काफ़ी मजबूत होगी। और यही नहीं, इस क्षेत्र में जो चीन अलग अलग गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके द्वारा वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा है, तो भारत उसको भी काउंटर कर सकता है। तो ये बहुत सारे महत्व हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है ईरान का लोकेशन। अगर हम बात करें तो ईरान जो है, ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो आर्य होता है, आर्यों का देश, ये आर्यन कंट्रीज बोला जाता है, और ये मूल रूप से पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर देखेंगे यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति तो ये पर्वतों से घिरा हुआ एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है, और अगर हम देखें तो इसके मध्य में क्या है कि पूरा एक बड़ा पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और ये ईरान का अधिकांश भाग कवर करता है। और इस पूरे क्षेत्र के चारों ओर देखेंगे तो बहुत सारी पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ईरान के आसपास जो देश है, इनकी जो लोकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी लगातार क्या करता है कि इनके क्रम को लेकर प्रश्न पूछता है, या इनकी राजधानियों के क्रम को लेकर प्रश्न पूछता है, या किसी क्षेत्र से लगी हुई जो सीमाएं हैं। जैसे अगर बात करें कि ईरान जो देश है इसकी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं, तो जैसे अगर यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर आएंगे तो आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, आर्मेनिया देखने को मिलेगा, टर्की देखने को मिलेगा, इराक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि 7 देशों की जो सीमाएं हैं वो क्या है कि ईरान से लगती हैं। अब इनके क्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इनकी जो राजधानियां हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 जो जलीय क्षेत्र हैं इनकी अवस्थिति भी आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो आपको
पहले से दिखेगा कि यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है। इधर आएंगे तो पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों को जोड़ने वाला जो सकरा जली मार्ग है जिसको हारमूज स्ट्रेट बोलते हैं, हारमूज जल संधि बोलते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ईरान के उत्तर में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर ईरान में आएंगे तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, उनके लोकेशन भी आपको पता होने चाहिए। जैसे इधर आप आएंगे तो आपको यहीं पर आपको चाबहार बंदरगाह देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या है कि बादर अब्बास जो बंदरगाह है वो आपको देखने को मिलेगा। बुसेर सिटी देखने को मिलेगा जो इसलिए प्रसिद्ध है, ये जो शहर है यहीं पर ईरान ने पहली बार अपना पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया था। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्लेस है जैसे करमानशाह है, ये सारे जो लोकेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर आए हम ईरान में, तो जो ईरान है इसकी जो अवस्थिति है ये जानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर कैस्पियन सी के दक्षिण में क्या है कि ईरान आपको देखने को मिलेगा और यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थिति है इसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे, यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे झील देखने को मिलेंगे जो मौसम आधारित हैं। तो इसमें से क्या है कि जो महत्वपूर्ण है उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो ईरान में आएंगे तो ईरान में अगर पर्वतों की बात करें तो मूल रूप से यहाँ पर क्या है कि 4 बड़े पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। पहला, अगर सबसे उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर कैस्पियन सी के दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर एक पर्वत देखने को मिलेगा, एल्ब्रूज पर्वत। ये क्या है कि इधर देखेंगे तो हिंदकुश पर्वत के पश्चिम में और इधर क्या है कि आर्मीनिया जो नॉट है वहाँ तक इस पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। और इसी पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पे आप आएंगे तो ईरान की राजधानी भी आपको देखने को मिलेगी। और मूल रूप से देखें तो ये क्या है कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत का भी उदाहरण है, क्योंकि इसकी जो चोटी है वो है, सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट दामवंद। ये क्या है कि कहें तो मृत ज्वालामुखी पर्वत का भी उदाहरण है। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्वत है, ये एक मोड़दार पर्वत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर्वत के अगर आप उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहीं पर 2 पर्वत और देखने को मिलेंगे। जो पहला है वो है खुरासान, यहाँ पर एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा खुरासान माउंटेन। और उसके और पूर्व में जाएंगे तो यहीं पर आपको कोपेत दाग एक और पर्वत देखने को मिलेगा, कोपेत दाग। तो ये दोनों माउंटेन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसकी जो ढाल है, ये जो पर्वत है इनके जो ढाल है वो काफ़ी तीव्र है और ये मूल रूप से क्या है कि एक मोड़दार पर्वत है। इसके अलावा अगर इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो क्या है कि यहाँ पर कई सारी नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी साफिद, जो इस एल्ब्रूज पर्वत से निकलकर आगे बढ़कर कैस्पियन सागर में उसका निकास होता है। तो ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्वत आपको देखने को मिलेगा जो कि क्या है कि इधर आर्मेनिया नॉट से शुरू होता है और इधर क्या है कि इसका जो विस्तार है आपको यहाँ पर हारमूज जल संधि तक देखने को मिलेगा। कौन सा पर्वत है तो ये है जाग्रोस पर्वत। ये जो पर्वत है ये क्या है कि अगर इसके पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको कबीर खो बोलते हैं। तो ये भी लोकेशन क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पर्वत है इसकी जो चोटी है उसको जारदेह कुह बोलते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको जारदेह कुह बोलते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है। और यहीं पर अगर आप आएंगे तो एक महत्वपूर्ण पर्वत और देखने को मिलेगा, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हारमूज से लेकर जो सिस्तान बलूचिस्तान है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है कि बासागाड इसका नाम है, ये यहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगे और इसका जो मध्य का भाग है वो पूरी तरह से पठार है और इसी को ये मध्यवर्ती जो भाग है इसको ईरान का पठार बोलते हैं। तो ये क्या है कि एक बड़ा क्षेत्र है, ईरान का कवर करता है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे
झील्स हमें छोटे छोटे देखने को मिलेंगे जो मानसूनी झील है। और इसी क्षेत्र में आएंगे तो कई सारे हमें इसके आसपास हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं यहाँ पर देखेंगे तो पहला है यहाँ पर दस्ते कबीर। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये है दस्ते कबीर, कह सकते हैं कि ये पठारी रेगिस्तान है, और ये लवणी रेगिस्तान है, ये लवण युक्त है। इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो इसी कारण से इस क्षेत्र से निकलना या पार करना काफ़ी कठिन होता है। और इसके अगर हम दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर भी एक डेजर्ट देखने को मिलेगा जिसको दस्ते लूट बोलते हैं। ये क्या है कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, और देखें तो यहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं। और इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। और यहीं पर क्या है कि ईरान का एक महत्वपूर्ण जो सिटी है इस्फहान, ये देखने को मिलता है। और यहीं पर क्या है कि यहाँ पर एक जैग्रोस पर्वत से महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है जयान दे, यहाँ से निकलती है और ये पहुँचती है इस्फहान सिटी में। और इसी कारण से इस नदी को इस सिटी का हार्ट लाइन भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो पहले हमने बात किया कि इधर क्या है कि दो नदियाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो एक नदी आपको देखने को मिलेगी अतरक रिवर। ये क्या है कि इसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको अरक नदी देखने को मिलेगी। इसको देखिए थोड़ा सा और अगर हम बड़े मैप पे देखें तो इस क्षेत्र में आएंगे तो देखिए इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक नदी देखने को मिलेगी। जैसे पुराना जो मैप है इस पे देखें तो इस क्षेत्र में अरक नदी देखने को मिलेगी, यहाँ पर अतरक देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या है कि साफिद देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो हमने बोला कि हार्ट लाइन ऑफ इस्फहान जिसको जयान देह बोलते हैं वो नदी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ईरान की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है करून रिवर। ये क्या है कि ये भी जैग्रोस पर्वत से निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए पर्शियन गल्फ में इसका निकास होता है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नदी थे। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे हमें झील्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम झील और रिवर के मैप को देखें तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये जो नदी है वो कौन सी है, ये अतरक रिवर है। इधर आएंगे तो अरक रिवर देखने को मिलेगी, इधर आएंगे तो करून रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आएंगे तो साफिद नदी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं और यहाँ पर बहुत सारे झील हैं। जैसे इस पूरे पठारी क्षेत्र में आएंगे तो दरियाए नमक झील देखने को मिलेगी, इसके अलावा कबीरे नमक झील देखने को मिलेगी, यहाँ पर नमक लेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर ईरान की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण लेक है वो है लेक उमरिया। ये क्या है कि ये अंतर्देशीय जल स्रोत के दृष्टिकोण से देखें तो ये ईरान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा जितनी भी झीलें हैं ये कह सकते हैं कि मौसमी है, ये सालों भर देखने को नहीं मिलती है, इनमें जो जल होता है वो सूख जाता है। तो ये क्या है कि ये ईरान का मैप है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो बहुत सारे नदियां हैं, जो झील हैं, उनको हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ईरान है यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो जो ईरान है यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है उसमें क्षेत्रीय विषमता असमानता देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वर्षा की जो प्राप्ति होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम जाएंगे ईरान में तो ईरान के जो आंतरिक भाग है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। तो ये देखिए इस कारण से क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी अधिक देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो अगर पश्चिम भाग में जाएंगे तो यहाँ पर जो वार्षिक औसत वर्षा है वो क्या है, वो 125 सेंटीमीटर है। लेकिन वही क्या है कि इसके पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी भाग में आएंगे तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है और जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 5 सेंटीमीटर तक है। इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र है। और अगर हम इस पूरे क्षेत्र में आए तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम जनसंख्या की बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो कहाँ वास करती है, तो यहाँ पर अगर हम आएंगे इस पूरे ईरान में आएंगे तो यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या है वो क्या है कि ईरान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि दजला और फरात
दो नदियां आती हैं जो पर्शियन गल्फ में आकर मिलती हैं, जिनको क्या है कि टिग्रिस और यूफ्रेटस बोलते हैं। तो इस नदी की डेल्टा क्षेत्र में और यहाँ पर जो करुन रिवर है, इसके इस नदी घाटी के क्षेत्र में और ईरान के पश्चिमी भाग में ही ईरान की अधिकांश जनसंख्या देखने को मिलती है, और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बड़ा ही कम है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे क्षेत्र में आए, यहाँ पर देखें तो इस पूरे क्षेत्र में अगर कृषि की बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो ईरान में केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। यदि हम बात करें कि आखिर ईरान में कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर दो और कह सकते हैं कि फलों का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है, वो है खुबानी। ये फाइबर युक्त कह सकते हैं कि ये फल है, काफ़ी मीठा होता है, और इसके उत्पादन में जो ईरान है वो विश्व में पहले स्थान पे है। यानी विश्व का लगभग 85% जो खुबानी का प्रोडक्शन होता है वो ईरान अकेले करता है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो ईरान में मेवे का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। और यहीं पर अगर हम इस पूरे क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आखिर ईरान में कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, और उनमें भी अगर खनिज संसाधन की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो क्या है कि हमें ईरान में देखने को मिलते हैं। उनमें अगर खनिजों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर, लेड, जिंक, आयरन, क्रोमियम, ये सारे क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसमें भी मूल रूप से अगर हम आएंगे इधर तो इस पर्वतीय क्षेत्र के ढलानों पर इनकी मात्रा जो है वो अधिक है, बल्कि क्या है कि यहाँ जो मध्यवर्ती पठार है इसमें भी ये खनिज संसाधन संपन्न है। और अगर इधर हम आएंगे जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र में तो यहाँ पर भी खनिज जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हो गया खनिज संसाधनों की अवस्थिति। इसके अलावा अगर हम देखें कि ईरान में कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप आएंगे तो इधर क्या है कि जो आबादान सिटी है, ये क्या है कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सिटी है, जहाँ पर बड़े स्तर पे तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। और यही नहीं, ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और बड़े स्तर पे यहाँ से क्या होता है, तेल का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बंदर बुसर है, ये भी एक महत्वपूर्ण सिटी है, जहाँ अगर हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है कि परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था। और इसके अलावा क्या है कि करमान है, करमान शाह है। अगर यहाँ पर आएंगे तो बदर अब्बास है, इधर आएंगे तो करमान शाह है, हवाजेर है, याज़्द है, इस्फहान है। ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ के ऑयल के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे गैस के क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईरान क्या है कि प्राकृतिक गैस से संपन्न राष्ट्र है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ईरान के बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये देखिए, ये पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है ये क्या है, प्राकृतिक गैस से संपन्न है। तो ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ईरान के अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूल रूप से पर्शियन है, अजरबैजानी है, कुर्दिश है, लूरीज है, तुर्कमेनान है, अरब है, बलूच है। ये सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये हमने इस तरह से देख लिया कि आखिर ईरान के कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमें जानने चाहिए। अब इसी एपिसोड पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। दूसरा कथन है, तेहरान जाग्रोस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर अवस्थित है और ईरान में सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तीसरा है, ईरान विश्व में खुबानी का सर्वोच्च उत्पादक देश है। विकल्प दिए गए हैं, ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं? पहला है केवल एक, बी है केवल दो, सी है तीनों और डी है कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है ये सुर्खियों में क्यों है, और इसके आसपास के जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर हमने बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।